नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सागर कुमार। आज हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 6 NCERT का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आरंभिक नगर। क्या नाम है? आरंभिक नगर। आज हम आरंभिक नगर के बारे में जानेंगे क्या है। तो चलते हैं हम चैप्टर की ओर समय ना गंवाते हुए। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। यह वीडियो सितंबर 2026 सीटेट की पर्पस से बना रहे हैं। ये इसमें संपूर्ण क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 रीड होगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलते हैं हम तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 3 क्या है? आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरदीप अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरदीप सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। क्या है? हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 1500 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतें को तोड़कर उनकी जगह एक भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतें को सुरक्षित रखना चाहिए? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिलती हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट मोहरे, मनके तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। इन नगरों की विशेषता क्या थी?
इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को प्राकृतिकविदों के नगर दुर्ग कहा है और निचली हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उसकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में यानी ऊपरे वाले हिस्सा में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा। इन तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल यानी कोयला की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये है मोहनजोदड़ो का नक्शा। थोड़ा नक्शा को भी पढ़ लेते हैं। क्या है ऊपर में है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गंगवेरीवाला, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो, सोख्तकाकोड, चंडूर, दौर, धोलावीरा, सुरकोदा, लोथल, अरब सागर। ये इसका नक्शा है। आगे चलते हैं। ये हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे संपूर्ण, परिपूर्ण और सबसे पहला सिटी, इसे ही सबसे पहला शहर कहा जाता है। महान स्नानघर ये हैं बीच में जो है इसे महान स्नानघर कहते हैं। ये वाला जितना है ये इसी को महान स्नानघर कहते हैं। और ये चारों साइड ये जो है पूरा घर है। जितना है ये सब घर है इधर साइड भी और बीच में स्नानघर। प्रायः इसका उपयोग कई यज्ञ होने में किए होंगे। भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की सिंचाई, इसको पढ़ते हैं। क्या है इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले के इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे
जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। आगे, नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो मिलते ही थे और शायद इन चीज़ों पर भी मिलते होंगे जो बचा नहीं पाई है। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ के उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ यानी दूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो, एक सड़क और उसमें नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखक का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों के इस पढ़ने की कोशिश की है कि लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने, ये सब हैं। ये उस टाइम का ये सिक्का हुआ करता था जिसको अपना लोग रुपया बोलते हैं। सिक्का है, यह खिलौना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है नगर और शिल्पकार। आओ सब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों का जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं में मनके, बाटक और फलक हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, कितने मध्य के और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्निलियम पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच
छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर की धारदार फलक, नीचे दाएं गढ़ी गई वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे बढ़ईकार वस्त्र पहने दिखाया गया है। आगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 27 मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो पृष्ठ 6 में। अध्याय 2 मैं तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बांधते थे? पढ़ते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलीनियाँ सूत कटाई का संकेत देती है। नेक्स्ट, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसके कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पंचिकारी करना आदि। चित्रकारी होना चाहिए, पंचिकारी और चित्रकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुषों दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फ्रेंड्स, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या फॉस्टिक्स पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, जिससे बाद उन वस्तुओं पर एक चित्रकारी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेंच से मनके, चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पाद करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ों वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ
तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। इसके चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। खिलौने हैं और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुम पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। नेक्स्ट, नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कुछ कच्छ के इलाके में खरीद बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ की मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहाँ
कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहर बंदी नीली गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। आगे ये है उसका तालाब। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन या मुहर बंदी क्या है, इसके बारे में। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहर बंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। आगे क्या है, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाने लगे। यह सब कुछ क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों ने कहा कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इमारतें में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी कुछ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इससे लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। आगे अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले
इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासक करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ों दफनाई जाती थी। इनमें खनन, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास के शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और वीडियो को अच्छा उपयोगी साबित होगा वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।